जम्मू कश्मीर और आतंकवाद का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ उसने इस पुराने दर्द को एक नया जख्म दे दिया। इस बार निशाना बने आम लोग, वो पर्यटक जो कश्मीर की वादियों को जीने आए थे। हमने कश्मीर में आतंकवाद के कई काले अध्याय देखे हैं। 2001 में विधानसभा पर हमला हुआ, फिर 2006 में डोडा में 25 नागरिकों की हत्या कर दी गई और 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला, जिसमें 8 श्रद्धालु मारे गए। लेकिन इस बार का हमला इन सबसे अलग है। सीधे पर्यटकों को निशाना बनाना, वो भी एक दुर्गम इलाके में जहां सहायता आसानी से नहीं पहुंच सकती। ये हमला सिर्फ एक आतंकी हरकत नहीं था, ये एक रणनीति का हिस्सा था, भारत को भीतर से चोट पहुंचाने की। और इस बार मोहरा बना है एक नया चेहरा, टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का नया नकाब है। ये स्क्वाड बेहद ट्रेंड और खतरनाक मानी जा रही है। फ्लैकन स्क्वाड हिट एंड रन रणनीति अपनाती है, यानी हमला करो और फिर ऊंचे इलाकों या जंगलों में छिप जाओ। ये ग्रुप ओवरग्राउंड वर्कर्स ओडब्ल्यूजीएस की मदद से काम करता है, जो आम दिखने वाले लोग होते हैं, लेकिन आतंकियों को रसद, जानकारी और छुपने के ठिकाने मुहैया कराते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस स्क्वाड को अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं और चिंता की बात यह भी है कि ये ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए नई भर्तियां भी कर रहा है। हमारे रिसर्च और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा और सबसे निर्दयी हमला था, जिसमें पर्यटकों को उनकी पहचान पूछकर मारा गया। मनोज नाथ और उनकी पत्नी पल्लवी कर्नाटक से आए थे। मनोज ने अपने अंतिम वीडियो में कश्मीर की शांति और खूबसूरती की तारीफ की थी। उसी शाम उन्हें गोली मार दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। उनकी पत्नी को छोड़ते हुए आतंकियों ने कहा, जाओ मोदी से जाकर कहो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंडियन नेवी के युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जान चली गई। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। महज 3 दिन पहले ही वे अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन किसे पता था ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। उनकी पत्नी इस हमले में बच गई, लेकिन विनय अब इस दुनिया में नहीं है। विनय हरियाणा के रहने वाले थे और कोची में पोस्टेड थे। इस दर्दनाक हमले में न सिर्फ एक परिवार बर्बाद हुआ, बल्कि दोनों परिवारों को तोड़ दिया गया। इसी हमले में एक और अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हो गई। मनीष बिहार से थे और हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे। वे छुट्टी पर अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे। आतंकियों ने उन्हें उनके बच्चों और पत्नी के सामने गोली मार दी। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और हालात की समीक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ आतंक नहीं था, ये एक साजिश थी, भारत को भीतर से तोड़ने की, हिंदू मुस्लिम दरार पैदा करने की और कश्मीर की बदलती जनसंख्या संरचना को लेकर डर फैलाने की। टीआरएफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कहा गया कि 85,000 से ज्यादा बाहरी लोगों को डोमिसाइल दिया गया है और वे पर्यटक बनकर आ रहे हैं, तभी कश्मीर की जनसंख्या बदली जा सके। इसी झूठी कहानी को आधार बनाकर पर्यटकों को मारा गया। अब सवाल उठते हैं, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जब 2000 पर्यटक एक जगह थे, तो सुरक्षा बल कहां था? क्या सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा आत्मविश्वास में थी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर थे और अमेरिका से जेडी वेंस भारत में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त ये हमला हुआ। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि साजिश है। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस नरसंहार की निंदा की है। अब भारत के सामने दो रास्ते हैं, एक सैन्य और एक राजनीतिक। सैन्य स्तर पर हमारी ताकत पर कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर हमें अब समानुपातिक नहीं, असमानुपातिक जवाब देना होगा। हमें पूछना होगा, आतंकवादियों को इतनी सटीक जानकारी कौन देता है? किसने पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स पहुंचाया? हमारे सिस्टम में कहां कमी है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं 2018 से 2022 के बीच 174 नागरिक मारे गए और अब एक बड़ा हमला हुआ है। अगर हम अभी भी नहीं जागे, तो ये चक्र दोहराया जाता रहेगा। भारत को अब ये तय करना होगा कि हम पाकिस्तान की हजारों टुकड़ों वाली नीति के शिकार बनेंगे, या फिर उसका जवाब उस भाषा में देंगे जो उसे समझ आती है। ये समय है सवाल उठाने का, जवाब मांगने का और आतंक के खिलाफ एकजुट होने का।